ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो हमारा बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया या माइग्रेन का इशू आने लग गया। वेट बस्ते का ज़्यादा हो गया है और बच्चे का वजन कम हो गया है। सर्वाइकल का रीज़न बहुत है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गया और माइग्रेन में एक बार हो गया तो फिर माइग्रेन का तो ये होता है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम में वो आपको होना ही होना। Hello and welcome back to TWF podcast series. So today we have somebody from the healthcare industry, Dr. Pramod Kumar Hadwal. He is having an experience of 18 years into the pain management. So let's dump into it and just get more about him. So hello, welcome sir. या Okay. हेलो, Okay. So कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे तो हमारी पहले भी एक इंटरेक्शन हुआ है, आपने हमें बताया है कि हम ऐसे दूसरा हमारा भी चैनल भी, तो इसलिए आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जिससे कि मैं आज लोगों के कुछ बेनिफिट्स के लिए कुछ मैं टिप्स बताऊं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। हर एक लोगों से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो जो टिप्स मैं देता हूँ तो प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो अप कीजिए। ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़। ठीक है, तो हाँ, बिफ़ोर हम पहले लोगों को टिप्स बताएँ, मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में कि आपने अपनी चीज़ें कैसे स्टार्ट की? 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो बचपन में कैसे माँ-बाप ने सपोर्ट किया? जी, श्वेता, बहुत अच्छा आपने मेरे बचपन के बारे में पूछा। जब मैं 7th या 8th क्लास में था, जभी से मेरी हॉबीज़ थी। मैं जिला सहारनपुर से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। हमारे गाँव में डॉक्टर्स था, गाँव में दो जीपी डॉक्टर्स होते हैं, तो मेरी वही सी इंस्पिरेशन थी उनसे ही, और वही से आर्मी एक्स डॉक्टर, तो मैं उनके पास जाता था। तो उनकी जो भी है ड्रेसिंग करना, लोगों की ड्रेसिंग करना, दवाई डालना, पट्टी करना, लाल दवाई उस टाइम में होती थी। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं ज़रूर लोगों के लिए कुछ करूँ। और वही से मेरा जो है ना ये जर्नी, मैंने सोच लिया था कि मैं बनूँगा तो या तो मैं आर्मी में जाऊँगा या मैं डॉक्टर से बनूँगा। धीरे-धीरे जर्नी चली। मेरे पेरेंट्स, फादर मेरे टीचर वीपी हैं, तो उनका भी मुझे सपोर्ट मिला। वो तो मुझे आर्मी में डालना चाहते थे, लेकिन जो वक़्त के अनुसार इंसान की जो हॉबीज़ नहीं पूरी होती हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपनी मेहनत की और अपना एग्ज़ाम वगैरह दिए और अल्टीमेटली जो है मैंने मेडिकल फील्ड में मैं आ गया। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आप 7th 8th क्लास में ही आपका एक विज़न क्लियर हो गया था कि मुझे 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, आर्मी नहीं तो वो डॉक्टर में। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे जो यूथ है, वो बहुत ही कन्फ्यूज़्ड है। वो कन्फ्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस आ चुके हैं कुछ बनने के लिए। लोग यूट्यूबर बन सकता है, कोई इंसान अगर बनना चाहे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, तो कोई ये इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी, ये बहुत कम बच्चे हैं जो बनना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं पर्सनली देखूँ कि 8th क्लास तक मैं भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैंने वो अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगी। तो उस चीज़ में आप कैसे सब मतलब लोगों को बताएँगे कि क्या चीज़ें उनके माइंड में क्लैरिटी ऑफ विज़न होना बहुत ज़रूरी? बेसिकली क्या है ना, आज से 10 साल पहले हम भी जब बच्चे थे, पेरेंट्स हमारे थे, तो कुछ चीज़ें होती थी कि ये पेरेंट्स हमें समझाते थे, उनके मान लेते थे। लेकिन अब जनरेशन जो है, जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ा-सा चेंज होता जा रहा है। जैसे कि मैं बच्चों की ही बात करता हूँ, आजकल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आजकल लोग हेल्थ केयर में नहीं जा रहे बच्चे, वो कन्फ्यूज़ हैं कि कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें। मोस्टली मैंने यहाँ तक देखा है कि आजकल बच्चे जो है, वो मेडिकल हेल्थ केयर को अवॉइड कर रहे हैं। वो आजकल जा रहे आईटी प्रोफेशनल हो गया आपका, इंजीनियरिंग हो गया, और वो दूसरे जो फील्ड वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आजकल बच्चों की जो केमिस्ट्री है वो पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही कम है कि वो मेल खा रही है। लेकिन ठीक है, हम बच्चों को इंस्पिरेशन देते हैं, जो मोटिवेट करना चाहिए, जो बच्चे का फील्ड चूज़ करेंगे, वो उसी में आगे बढ़ें, कि ज़रूरी नहीं मेडिकल फील्ड में। लेकिन हाँ, एज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरी भी कुछ विज़न थे कि मैं अपने बच्चों को हाँ, इस फील्ड डॉक्टर्स बनाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। लेकिन बच्चे जो फील्ड में है, ठीक है, वो अपने फील्ड में वो वही अपने विज़न को क्लियर करे, मेरा तो यही मानना है। और बच्चे आजकल जो है बड़े एक्टिव हैं, कभी कंप्यूटराइज़ और फेसबुक और सोशल मीडिया का
जिसके बच्चे हाँ, देखते हैं और वो सारा वहाँ से देख के सीखते हैं और वो अपना जो भी उनको रास्ता हो, सही चुनते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। ठीक है, तो जैसा अभी आपने बात किया कि बच्चे मतलब उस तरीके के जो रास्ते अपने आप चुनते हैं। कभी-कभार पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कभी-कभार पेरेंट्स नहीं भी करते क्योंकि उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस हो गया या उनका एक तजुर्बा हो गया लाइफ को लेके थोड़ा-सा डिफरेंट रहा है हमारे एज़ कम्पेयर टू अस। मतलब हमारा थोड़ा अलग है। जनरेशन वाइज़ जनरेशन जो ज्ञात है वो चीज़ है। लेकिन उन लोगों को फिर भी पता है कि हमारी जनरेशन जो है वो थोड़ी-सी अलग तरीके की जनरेशन है जहाँ पे लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया के 24 घंटे में फ़ोटोज़ ले लिए, वीडियोज़ देने हैं, हमें चीज़ों को दिखाना है, लेकिन माँ-बाप हमारे उतने यूज़्ड टू नहीं रहे हैं इस चीज़ में। ये बिल्कुल सही कहा। उसमें क्या है, एक चीज़ ये भी है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, जो भी पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, उस टाइम में जो देखो लैक ऑफ फैसिलिटीज़, उस टाइम में वो नहीं चीज़। उस टाइम में तो देखो मैं आपको अगर अपनी भी बताता हूँ, लाइक अ स्टोरी, हम भी पैदल जाते थे स्कूल। 2-3 किलोमीटर स्कूल था, हम पैदल जाते थे। पेरेंट्स, मेरे फादर टीचर थे, पूरा ग्रुप जो है गाँव का, हमारे पिताजी आगे-आगे, हम उनके पीछे-पीछे, पैदल ही चले जाते थे। वो इंस्पिरेशन हमें जो है पता है कि हमें आगे डेली लाइफ में हमें कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है। वैसे ही है कि वो कहते हैं ना जैसे कि आप डाउन टू अर्थ, तो वही सी वो इंस्पिरेशन हमें पेरेंट्स के जो है संस्कार वो वहीं से मिलते हैं और उसी को जो है ना हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे आज के बच्चे लेकिन जल्दी पैदल चलना नहीं चाहते। वो थोड़ा आराम की ज़िंदगी एक होता है कि और माँ-बाप भी ये सोचते हैं कि जो हमने स्ट्रगल किया वो हमारे बच्चे ना। बच्चे ही इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आपने कहा कि बच्चे आजकल पैदल नहीं चाहते हैं। आजकल का मुख्य जो थोड़ा-सा उस पे भी मैं टिप्स बच्चों को भी दूँगा, टीचर्स को भी दूँगा और जो एडल्ट्स है हमारे, यूथ है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम जो है कुछ अपनी लाइफ में टिप्स फॉलो करें, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना आए। हाँ। ठीक है। तो जैसे कि आजकल की जो यूथ है जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है कॉर्पोरेट में जिसमें बैठे रहना पड़ता है 9 घंटे, 10 घंटे। इवन अगर बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं तो वो भी 10 से 5 होता है, तो वहाँ पे भी बैठना ही है। स्कूल लाइफ में हो गई, चाहे कॉलेज लाइफ हो गई, चाहे आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो गई जो हमारी ऑफ़िस की लाइफ है 9 टू 6। तो उस वाली चीज़ों में क्या होता है ज़्यादातर जो लोगों को पेन होने लगता है वो बैक पेन क्योंकि बैठे रहना होता है। आप 3 से 4 घंटे लगातार बैठे हुए हो, आप लैपटॉप चला रहे हो, तो सर्वाइकल का इश्यू हो गया या फिर माइग्रेन का गर्ल्स को जल्दी हो जाता है क्योंकि उनको टाइट पोनीटेल बनानी होती है। तो उसके लिए क्या उपाय? बेसिकली श्वेता, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, लेकिन मैं इसको स्कूल से नहीं, मैं इसको लेता हूँ बच्चे आज के जैसे नर्सरी में बच्चे 4-5 साल के बच्चे के हम भेजते हैं उनको स्कूल में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को आजकल उनके पास जो किताबें व्यवस्था है उनको लेना हैंग करके जाते हैं। इतना बच्चे का वज़न होता है, इतने वेट होता है किताबों का। वो डिफ़ॉर्मिटीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है वहाँ से होना शुरू हो जाती है। जब दूसरी बात है, आजकल बच्चे जो है न्यूट्रिशन नहीं लेते प्रॉपर, दूध नहीं पीते हैं, घर का खाना नहीं खाते, वो जंक फूड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें पेरेंट्स को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा, पेरेंट्स भी बच्चों को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिफ़ॉर्मिटी फिर बनती जाएगी। अगर मान लिया वेट बच्चे का ज़्यादा हो गया और बच्चे का वज़न कम हो गया, तो धीरे-धीरे वो बैक पेन या सर्वाइकल पेन बनता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं कि जिससे कि वो प्रॉब्लम उनको मैं पूछता हूँ, भाई कब से प्रॉब्लम? कह रहे जी, अगर बच्चा 10वीं 11वीं क्लास का है, कह रहे जी मुझे तो ये बचपन से कि बचपन में मुझे जो है ना, वो जब ये दर्द होना शुरू हो गया है कि दूध वगैरह मैं पीता नहीं था, डाइट लेता नहीं था और बाहर की चीज़ के ऊपर स्कूल में जो मिला, चिप्स वगैरह खा के, उनके ऊपर मैं डिपेंडेंट रह जाता था। तो जभी से मुझे डिफ़ॉर्मिटी है। तो ये प्रॉब्लम जो है, जैसे आपने पूछा कि बच्चों को पेन वगैरह, और ये होते हैं हमारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस। जैसे कि हम ऑफ़िस में हम बैठते हैं, आप भी बैठते हो ऑब्वियसली। अगर हम कंटिन्यूअस ऑफ़िस में बैठते हैं, तो उसमें से अगर हम 6 घंटे कंटिन्यूअस बैठ रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो हमें किसी न किसी बहाने आधा घंटे के लिए अपनी चेयर से उठ के थोड़ा-सा रिलैक्सेशन लेना चाहिए। चाहे कोई भी बहाना हो उसमें। क्योंकि आप कंटिन्यूअस बैठेंगे, हमारी जो वर्टिब्रल जो डिस्क है, वो धीरे-धीरे वो उसको प्रेशर डालेगी, प्रेशर डालने से क्या है कि वो धीरे अपना पेन वहाँ का सर्कुलेशन वो कम हो जाएगा और जो डिस्क है वो धीरे-धीरे एकदम अपना काम करना बंद कर देगी। सर्कुलेशन आपस की जो जो नर्व हुआ है, मसल्स है, लिगामेंट्स हैं, इसलिए मैं धीरे-धीरे उठ के जो है ना अपने ऑफ़िस में 10-15 मिनट के लिए अपना वॉक करना, किसी भी जगह अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। ओके।
तो मतलब आप कह रहे हो कि 3 से 4 घंटे के बीच में एक-एक ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ब्रेक वो। नहीं तो क्या होगा कि फिर आप कंटिन्यूअस बैठेंगे, तो उसके बाद फिर आप घर चले जाएँगे, घर खाना खाएँगे और सो जाएँगे। तो वो फिर हमारी डेली लाइफ़ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि फिर वो एबनॉर्मलिटीज़ हमें होनी शुरू हो सकती है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी जो हमारा बैक पेन है, तो अगर हम देखें जो सर्वाइकल और माइग्रेन उस इश्यू को कैसे मतलब देख हाँ, सर्वाइकल का भी बेसिकली क्या है ना, इस सर्वाइकल का रीज़न बहुत हैं और माइग्रेन का भी बहुत रीज़न है। अगर मैं माइग्रेन भी आता हूँ सर्वाइकल, मोस्टली मैंने देखा है माइग्रेन और सर्वाइकल का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, हाँ, जिनको सर्वाइकल होगी, उनको हेडेक भी होगा, चक्कर भी आएँगे। अच्छा, किसी लेडीज़ अगर हम लेडीज़ की बात करते हैं, वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गया और ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी वेट गेन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो उसकी वजह से भी ये जो है ना आपका जो है ना डिप्रेशन जो है जिसको क्लास 1 डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें भी हेडेक मोस्टली आजकल यूथ में लेडीज़ में ये ज़्यादा पाया गया है। तो उससे बचने के लिए ये है कि मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप जो अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटीज़ आपको होती है, हेडेक की होती है, सर्वाइकल की होती है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका रूट कॉज़ हमें ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि उसका रूट कॉज़ हो और अपना रूट कॉज़ का पता लगेगा तो अर्ली फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। नहीं तो फिर धीरे-धीरे बीमारी बढ़ेगी तो फिर वो क्रिटिकल रूप ले लेती है, जिससे कि फिर वो उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आपने अभी बात करी कि सर्वाइकल वगैरह का, प्लस मैं ये हूँ जैसे आईज़ के लिए है हमारी, आँखों को हमें 24 आवर्स मतलब हम जो 8 घंटे सिर्फ सोते हैं वही रिलैक्सेशन पॉइंट होता है। लेकिन जब हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं, जैसे आजकल के देखेंगे आप यूथ ज़्यादातर स्पेक्स लगाने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से आप देखो कि 24 घंटे वो देखना ही वाला काम है, क्योंकि फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। उसके अलावा और कोई हमारा काम ही नहीं है। दिन भर वो चीज़ें स्क्रीन पे ही है, तो उस चीज़ को कैसे बेसिकली क्या है ना, ये भी है बहुत अच्छा। आजकल एस्पेक्ट्स तो आजकल मैंने बच्चों को एक हमारी सोसाइटी में ही बच्चा है, उसकी उम्र होगी 1.5 साल। मैंने उसको देखा कि बच्चे को जो है चश्मा लगा हुआ है। तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा, हमारे फ्लोर से ऊपर ही हैं, कि भाई इसको बच्चे को क्या हो गया? कह रहे जी इसकी जो है ऑप्टिक नर्व जो होती है अंदर वो वीकनेस हो गई है। तो वो उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसकी जो आर्टरी होती है अंदर, रेटिना आर्टरी जो है उसमें टेंशन ज़्यादा हो गई, जिसके उसका फोकस जो है ज़्यादा हो रहा है। वो मेंटेन करने के लिए चश्मा में, और वो 2 साल की उम्र में अगर बच्चे को चश्मा लगेगा, आगे आप देखो आगे उसकी क्या आगे कंडीशन होगा। तो ये चीज़ मैटर करती है। अरे ये आपने अभी पूछा है कि लैपटॉप पे हम काम करते हैं, लैपटॉप आजकल स्क्रीन गार्ड भी बहुत आ रहे हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन देता है आइज़ को। तो वही बात है कि अगर आप कंटिन्यूअस हम बैठे तो हमें अपने आप को रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुका। हुँ। और जैसे कि हमने उसके बाद की बात कही सर्वाइकल स्ट्रेस वगैरह की, तो आजकल की जनरेशन में थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट का या फिर कोई चीज़ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये बहुत ही कॉमन एक ऐसा पेन है या फिर कॉमन एक ऐसी बीमारी हो गई है कि हर कोई मतलब ये कहता है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आई वांट मेंटल पीस। तो लोग घूमना, ट्रैवल करना पसंद करेंगे काम से ज़्यादा। तो उसमें आप क्या कहना है? इसलिए उसमें ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छा चीज़ है ये आपने पूछा है कि स्ट्रेस जो है आजकल 5 साल के बच्चे से ले लो, ये आपको 80 साल के एजेड से ले लो, बुजुर्ग से ले लो। स्ट्रेस वो ये सभी को है। स्ट्रेस को हमें कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, स्ट्रेस सभी को है, आपको भी है, हमें भी है, सबको है। लेकिन हम उसको जो है कोई उसको सीरियसली ले लेता है, उससे कई बीमारी बढ़ती है। कोई इसको इग्नोर कर देता है कि ठीक है भाई थोड़ा हो गया है। तो सुना कि इधर से अपना आपको निकाला, इधर से सोना इधर से निकाल दिया, जैसे आम भाषा में कहते हैं। किसी चीज़ को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसी चीज़ को दिमाग में एक उसकी पिक्चर बना लेंगे, तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, वो आगे आने वाले टाइम में फिर वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक बीमारी बन सकती है। क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे कि हमारी जो नसें हैं वो धीरे-धीरे फूलनी शुरू हो जाएगी, उसमें खून का दौरा नहीं रहेगा, जिससे कि वास्कुलर हेडेक हम जिसको बोलते हैं, वास्कुलर फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके माइग्रेन में। और माइग्रेन में एक बार हो गया तो फिर माइग्रेन का तो ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में वो आपको होना ही होना। भले ही वो 24 आवर्स में हो, 36 या 78 आवर्स में भी कभी-कभी वो उसका एपिसोड होता है। फिर उसके आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ है जो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने बताया माइग्रेन के बारे में, तो ऐसी कोई चीज़ें हमें खाते रहनी चाहिए जो मतलब जैसे अब न्यूट्रिशन कैप हो जाता है बच्चों का,
तो ऐसी कोई चीज़ जो हमें रेगुलर ही रखनी चाहिए अपनी हैबिट में खाने में, दूध हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़, जिससे कि हमारा कुछ गैप ना क्रिएट हो एक एज तक? नहीं देखो, सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन जो है हमारी डाइट तो लाइफ में बहुत प्ले रोल करता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें बाहर की चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड का अवॉइड करना चाहिए। जो जेंट्स है आजकल तो वैसे तो लड़कियां भी आजकल ड्रिंक सिगरेट पीती है, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, जिससे कि जो है हमारे जो है ब्रेन की सेल्स को डैमेज करता है। और जेंट्स के लिए मैं ये होगा कि प्रॉपर जो है अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर लें, दूध भी पिए, हरी सब्जी वगैरह खाएं, सलाद वगैरह, मैंने नेचुरल सोर्स पे आना चाहिए। बाहर की चीज़ें जो है अवॉइड, नॉन वेज वगैरह ये थोड़ा सा अवॉइड ही रखें तो बेटर रहेगा। लेकिन लोग आजकल नॉन-वेज पे ज़्यादा डिपेंड है, कहते हैं कि हमें नॉन-वेज चाहिए तो हमारी बॉडी में प्रोटीन रहेगा। जो जिम फ्रीक लोग हैं, जो जिम जाते हैं, तो उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो हमेशा उसी को फ़ेवर करते हैं, नॉन-वेज को एज़ कम्पेयर टू वेज। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉन-वेज के भी बहुत अच्छे मतलब वेजिटेरियन सोर्स हैं, ऐसी बात नहीं। प्रोटीन प्रोटीन हमें आप सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन हमें मिलेगा। आप वो बड़ी आती है कहते हैं बड़ी की सब्ज़ी आपने खाई होगी, मूँग दाल। मूँग की दाल, वो आप खाइए, पनीर खाइए और हरी सब्ज़ी वगैरह खाइए, वो सारा प्रोटीन सोर्स है। और ज़्यादा दूध भी पीजिए, वो सारा आपको सोर्स मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि नॉन-वेज में ही सारा उसमें भी मिलेगा आपको सोर्स जो है ना, वेजिटेरियन हरी सब्ज़ी वगैरह आप खाएँ तो जिससे कि वही। तो आजकल जैसे जब वो चीज़ें आती हैं जो दूध में मिला के खाना चाहिए, जैसे अगर आपने सुना होगा ओजीवा के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ओजीवा के प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक ही बने हुए हैं और लोग दूध में डाल के उसको खाते हैं, पीते हैं। तो वो चीज़ें ठीक हैं, इंश्योर करके बहुत सारी ऐसे ही चीज़ें निकली हुई है मार्केट में। देखो श्वेता, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन ये है कि कुछ जैसे प्रोटीन्स हैं, जो बच्चों को हम भी प्रोटीन पाउडर आता है, वो बच्चे ले सकते हैं जो ब क्योंकि दूध भी किसी-किसी को जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उस पे लैक्टोज़ होता है। तो ये मैंने बहुत सुना है कि लेडीज़ को, मेरे पेशेंट जो आते हैं कि भाई हमें दूध तो हमें सूट नहीं करता, फिर क्या करें? भाई दूध आप उसमें ऐसा कर सकते हो, आप उसमें आप मिक्स करके आप हॉर्लिक्स आता है या प्रोटीन आता है, प्रोटीन में आप डाल उसमें दूध में आप डाल के पिए, तो उसका जो है नेचुरल सोर्स उसका चेंज हो जाता कि है ना? तो वो लेके पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक चीज़ पे बड़ा फ़ोकस देना, ये बात ध्यान देनी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि हम जो सब्ज़ी खाते हैं, पनीर खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, हमें उसको क्या करते हैं, हम उस सब्ज़ी को उसको तरी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी तरी वाली सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम पनीर के फिर उसकी नेचुरल सोर्स जो है उसका चेंज हो जाएगा एकदम। और वो जो भी हम खाएँगे, तरी खाएँगे, वो तरी हमारी जो आर्टरी में जाके जो है ना, वो फैट का काम करती है। तो हमेशा अगर पनीर खाना है, आप रोस्ट खाइए और उसको कच्चा पनीर खाइए, उसमें नमक वगैरह डाल के खाइए। तो लेकिन वो उसको मिक्स करके उसकी तरी वगैरह मत खाएँ, जिससे कि ये वो हमारे आने वाले टाइम में जो है ना, वो हमें नुकसान कर सकती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगी आपका, लिपिड्स बढ़ाएगी और वो प्रॉब्लम करेगी। सब्ज़ी खाएँ, सूखी खाएँ, तरी वाली मत खाएँ। और जैसे आजकल जैसे आपने भी बताया तरी वाली सब्ज़ी खाने से फैट इंक्रीज़ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कैसे कुछ उपाय होते हैं, नेचुरल उपाय? कस नेचुरल अभी मैंने आपको बताया है, पनीर खाएँ। पनीर कम से कम आपने 100 ग्राम पनीर सुबह-शाम आप खाएँ। अगर सुबह-शाम नहीं खाते, एक बार तो ज़रूर आप पनीर खाएँ। और हफ्ते में कम से कम ये आप आधा किलो पनीर ज़रूर खाएँ। पनीर के साथ सोयाबीन बड़ी, वो आप लीजिए, तो उसमें भी अच्छा हमारा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। हमारे जॉइंट्स है, जॉइंट में हमारे अच्छे रहेंगे, कमर का दर्द भी ठीक रहेगा। अरे! ये करेंगे तो आप देखें, उसको यूज़ करके देखेंगे आपको कितना उसका रिलीफ़ मिलेगा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अगर हमें पेन हो रहा है तो हम चले जाते हैं थेरेपी के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपी देते हैं, जो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे, जो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर किसी को ब्रेकअप हो गया है, तो वो लोग भी जाते हैं वहाँ पर ताकि वो होता है ना कि चीज़ें एक इस तरीके का हो गया है। तो आप कितना सपोर्ट करते हो उस चीज़ को कि हमें थेरेपी ले लेनी चाहिए? देखो, पहले तो श्वेता मैं बताऊँगा, हमारे पेन कई तरह के होते हैं पेन। हम समझते हैं डेली लाइफ में सिर्फ दर्द हो गया ठीक है, लेकिन हमारे दर्द के भी कई टाइप होते हैं। जैसे क्रोनिक पेन हो गया, मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, ऑडियंस को बोलना चाहूँगा ज़रा कि पहले हमें अपने पेन को समझना चाहिए, हमारा पेन कौन-सा है। एक तो होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रोनिक पेन।
एक्यूट पेन ये हो गया कि हमारा जो है अभी जिसको कहते हैं कि पेट में दर्द हो गया थोड़ी देर के लिए और दवाई ली खत्म हो गया। ठीक। कुछ पेन होते हैं जैसे माइग्रेन हो गया आपका और कमर का दर्द हो गया है। एक तो होता है प्रोलॉन्ग पेन, मतलब पुराना पेन जिसको हम बोलते हैं, है ना? अर्थराइटिस हो गया है, नीज पेन हो गया है, न्यूरोपैथी पेन हो उसपे से हाँ, नसों का पेन हो गया है। नसों का पेन जो इंडिकेट करता है वो करता है कि हमारे जो है जितने भी मेटाबॉलिक जो डिजीज़ हैं, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल में न्यूरोपैथी पेन उसको बोलते हैं हम। न्यूरोपैथी पेन हो गया, वास्कुलर पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, एक्यूट क्रोनिक पेन हो गया। बहुत तरह के पेन होते हैं। तो हमें पेन को ही डिफाइन करना होगा कि कौन-सा पेन हमें है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर ट्रीटमेंट हमें करा देना चाहिए। रही पेन का जैसा कि बैक एक आपने बोला, बैक एक है तो पोस्चर से ही अगर हमारा कभी ट्रॉमा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रॉमा होने से कभी उस ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद कर देते डॉक्टर्स कर देते हैं। लेकिन जब हम इंजेक्शन लगता है स्पेशली मैं थोड़ा-सा इसको मैं डाइवर्ट करना चाहूँगा पेन को। जैसे हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, आपने सोचा होगा उनका एलएसीएस होता था पहले, अभी भी होता है, सीरीज़न सेक्शन। तो उसमें क्या है हम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाते हैं, ओके। ना? पूरा एरिया सुन करने के लिए बच्चों के लिए एलएसीएस, सी सेक्शन उसको बोलते हैं, सिज़ेरियन सेक्शन, है ना? तो उसमें क्या होता है पीछे अगर इंजेक्शन हम लगाते हैं एल्फोराफाइमिन, तो कुछ देर के बाद तो उस टाइम में तो नहीं होता, कुछ दिन के बाद पता लगता है कि पेशेंट कहते हैं कि सर हमें तो यहाँ इंजेक्शन लगा था वो एलएसीएस डोज़ के बाद में हमें तो एक पेन होना शुरू हो गया। वो क्या होता है कि धीरे-धीरे ऑस्टियोमासिस बनना शुरू हो जाता है नस के ऊपर, जिससे कि वो नस को दबाता है कि उस एरिया में। तो ये भी वो उसका फिर अलग इलाज है। और दूसरा पेन मैं बताता हूँ आपको जैसा कि ये वाली एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी जो डिश होती है, हर एक वर्टिबल डिश के बीच में डिश होती है, जैसे हमारी कॉम्पैक्ट डिश होती है, सीढ़ी जैसी हमारी होती है, ऐसी वो रोल प्ले करती है। उसको कोरामिनल डिश बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं स्पंज का काम करती है। मैं अब आम तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा आप बर्गर खाया होगा आपने कभी, बर्गर के बीच में आप केचप लगाते हैं, बीच में उसको सैंडविच कर देते हैं। अब जिधर से ज़्यादा उसका प्रेशर हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, केचप बाहर निकल जाता है। ऐसी ही हमारी स्पंज डिस्क है। तो जैसे ही हमारा झटका लगेगा, गिरेंगे, वो डिस्क जो है खिसक अपनी जगह आके जो हमारी नर्व है, उसके फिर उसको प्रेशर डालना शुरू कर देगी। जिससे कि पूरा का पूरा जो है ना हमारा दर्द जो है नीचे टाँगों में जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ से आपकी डिस्लोकेट हो गई, आपका हाथ हल्का सा ट्विस्ट हुआ लेकिन कुछ चीज़ें आपकी जो होती है ना गैप आ गया आपकी हड्डियों में, तो वो बहुत छोटी-छोटी तुरंत नॉर्मल होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हैं। इसका जो है ना मैं आपको किसी दिन के इस टर्न टॉपिक पे हम बात करेंगे डिटेल में जाके। आज हम थोड़ा बात करते हैं जो नॉर्मल जो पेन है, लोगों को पेन है जो लाइ डेली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक को हम पेन का टॉपिक हम बाद में किसी दिन फिर लेते हैं। आज हम इस चीज़ को कंटिन्यूज़ करते हैं कि लोगों को टिप दें जिससे कि वो अपने उसको डेली लाइफ़ में अडॉप्ट करें। ठीक है, आज जैसा आपने भी बताया कि हमें जो डेली लाइफ में हमें करना चाहिए, तो जैसे योगा एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल में आई थिंक हर किसी को इंक्लूड करना चाहिए योगा, क्योंकि योगा सिर्फ आपको मेंटल ही नहीं मतलब आपकी फिजिकल हर चीज़ पे हेल्प करता है आपको एक स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। नहीं देखो ये हमारी मॉडर्निटी कुछ है बहुत अच्छी है, पहली है, पुराने ज़माने से है। हमें इनको डेली लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। ये तो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। लेकिन हम सब इन चीज़ को भूल चुके हैं, क्योंकि हम आजकल डिपेंडेंट होंगे, हमें मतलब रिलीफ चाहिए, मतलब इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और ये जो थेरेपी है इन थेरेपी में इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आज ही आपने योगा कर लिया आज ही आप ठीक हो गए, पेन आपका ठीक हो गए। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। योगा के साथ साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा, योगा भी करें, मेडिटेशन भी करें और दूसरी थेरेपी भी अडॉप्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना अपनी डायग्नोज का सबसे पहले आपका डायग्नोज हो, डायग्नोज के बाद ही आप जो है ना दिस इज एडिशनल मेडिसिन लें। जो डॉक्टर्स अगर आपको कहता है कंसल्टेंट के पास जाएँ, जो आपको एडवाइस देता है, उसको भी आप फॉलो करें। सिर्फ़ थेरेपी के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।